हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक जो पहले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया उसके अंदर सिर्फ हमने यही देखा कि रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कि कार के अंदर और कोई भी व्हीकल के अंदर एयर कंडीशनिंग की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। ये एक बेसिक है। अब हमको ये देखना है, पहले 3 लेक्चर जो भी है हमारे, उसके अंदर हम कोई सिलेबस के थ्रू नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही बातें करेंगे कि एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट किस तरीके से हमारे ऑटोमोबाइल में ज़रूरत पड़ी और इससे हमारे ऑटोमोबाइल की रेपुटेशन किस तरीके से बढ़ी। और एक बात कि जो इंसान जो कार ड्राइविंग करता है या कोई भी व्हीकल ड्राइव करता है, या तो जितने भी पैसेंजर्स है कार के अंदर, उन लोगों की लाइफ और उन लोगों की सेफ्टी पे व्हीकल एयर कंडीशनिंग किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। बिकॉज जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में एक बात की कि टू ट्रांसफ़र अ फ्रेश एयर इनटू द पैसेंजर कंपार्टमेंट, कि पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर फ्रेश एयर कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र करने के लिए, और दूसरी बात टू एग्जॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल के दौरान, यानी कि श्वासोश्वास के दौरान जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार के पैसेंजर कंपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए हमारी कार के अंदर कोई तो ऐसी सिस्टम होनी चाहिए। बिकॉज पहले के टाइम की जो कार्स थी उसमें कोई रूफ वूफ वो नहीं थे, जिसकी वजह से क्या था, वो ओपन मोड कार थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन फिर क्या आ गया, क्लोज बॉडी कार आ गई। क्लोज बॉडी कार आ गई, दैट मीन्स क्या हुआ फिर कि वहाँ पे जो लोग कार ड्राइव कर रहे हैं उन लोगों को जब लॉन्ग जर्नी यानी लॉन्ग ट्रैवल जब करते थे, उस टाइम पे दे आर सफ़र्ड फ्रॉम अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम और सफोकेटिंग प्रॉब्लम। उनको सफोकेशन या तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, जिसकी बदौलत फिर वो लोग क्या करके कार चलाना शुरू किया, तो व्हीकल विंडो को ओपन कर दिया। विंडो को ओपन करने की वजह से अब क्या होने लगा, तो कि विंडो को ओपन करने की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आने लगी कि हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि फ्रेश एयर और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो सब ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन आसपास रोड का जो नॉइज़ है वो, दूसरा तो कि आसपास की जो डस्ट है वो, तीसरा आसपास जो व्हीकल्स घूम रहे हैं उसमें से जो ऑयली कंटेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर्स, पॉल्यूशन सभी कार के अंदर एडमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार की भी लाइफ और पैसेंजर्स जितने हैं उनके ऊपर हेडेक होना, रेस्पिरेटिव प्रॉब्लम होना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स होना भी शुरू हो गए। जिसकी बदौलत अब हमको ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे ऑटोमोबाइल के लिए कि कोई ऐसी चीज़ कि जिसके बारे में हम इस तरीके से बात करें कि जो आपको पता चले यहाँ पे कि हमारा ऑटोमोबाइल को हम जितना हो सके उतना कैसे लेवल पे ले जाए, बेस्ट से बेस्ट लेवल पे। और इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा एक तरीका था, और वो जो तरीका है वो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कि कार के अंदर कुछ ऐसी सिस्टम डाल दी जाए, कार के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम को इनबिल्ट किया जाए जिसकी बदौलत ना ही हमको कार जो है उसके विंडो को ओपन रखना पड़े, ना ही हमको वहाँ पे रेस्पिरेटिव प्रॉब्लम या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, और तो और हमको समर के सेशन में ठंड का भी एहसास हो सके, और ठंड के सेशन में हमको थोड़ा सा हूँफ मिले, हूँफ यानी थोड़ी सी गर्माहट मिलती रहे। तो ये सब जो भी है जिसकी वजह से पैसेंजर जो है और ड्राइवर जो है जिसको थोड़ा कंफर्ट मिले, और जिसकी वजह से वो लॉन्ग जर्नी भी आसानी से कवर कर पाए। तो वो लॉन्ग जर्नी आसानी से कवर कर पाए, उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके लिए वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है। तो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एयर है जो हमको एयर कंडीशनिंग में से मिलने वाली है, तो एयर कंडीशनिंग में से जो एयर मिलने वाली है, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक तो होता है घर का हाउस होल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
अब व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हाउस होल्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम दोनों एक दूसरे से बहुत 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 वास्ट डिफरेंस रखते हैं एक दूसरे से। ये सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमको। तो इसके लिए जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि हमारा जो ऑटोमोबाइल की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसके अंदर हम छोटे से छोटे हिस्से में एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इनबिल्ड करें। बिकॉज जिस तरीके से घर में जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो कंडेंसर यानी जो बाहर की तरफ लगाया हुआ होता है वो, और उसका जो एवापरेटर तो जो अंदर की तरफ, उसके बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है और बहुत दूर दूर होते हैं, और तो और वो उसकी साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं बिकॉज़ वो हमको घर में यूज़ करना है और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाले हैं। लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑपरेट होने वाली है वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट नहीं होने वाली है, वो हम इंजन के थ्रू उसको ड्राइव देके हमको ऑपरेट करना है। तो ये चीज़ किस तरीके से होने वाली है ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग बात है। और एक दूसरी बात है कि इतने छोटे से इंजन सेगमेंट्स के अंदर और वहाँ से इंजन की इतनी ज़्यादा हीट होने के बावजूद हम पैसेंजर कंपार्टमेंट में इतनी कूलिंग एयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जब नहीं थी उस दौरान, जैसे अगर हम सिर्फ एक सिनारियो देखने को जाए तो क्या होता था कि जो भी इंजन की हीट अगर हो तो पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, पैसेंजर कंपार्टमेंट में। लेकिन आज के टाइम में जो हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का सिंपल डायग्राम है, ये क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, इसके ऊपर तो हमको बहुत सारे लेक्चर्स लेने हैं और इसको बहुत डीप में हमको समझना है। और इसका मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं, यानी उसका सर्विसिंग किस तरीके से करते हैं, इसका डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ हमको डीप में समझना है। तो सबसे पहली बात हमारे लिए ये है कि ये जो एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर जैसे ही एयर पैसेंजर कंपार्टमेंट में फ्लो होना शुरू होती है तो वो, यानी आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं फायरवॉल। अब फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर डिफरेंस का एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि जिसकी एक तरफ का जो टेम्परेचर होता है वो इंजन टेम्परेचर से बिलोंग करता है और दूसरा जो होता है वो पूरा पैसेंजर कंपार्टमेंट के टेम्परेचर से वो बिलोंग करता है। और उस तरीके से हम देखने जाए तो जिस तरीके से कि जो फायरवॉल यानी क्या कि एक ऐसा वॉल होती है जो इंजन और पैसेंजर कंपार्टमेंट को दोनों को पार्टीश करती है, दैट मीन्स अलग अलग डिवाइड करती है। तो यहाँ से जैसे ही ये जो फायरवॉल है उसके आगे जो इंजन लगा हुआ है, तो हमको तो क्या करना है, पूरी की पूरी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो पूरी कहाँ लगेगी, इंजन के पास लगेगी। लेकिन उसको हमको पावर कैसे देना है, तो हम कोई उसको इलेक्ट्रिकल पावर नहीं दे रहे बिकॉज वी हैव ओनली 12 वोल्ट बैटरी। लेकिन हम किससे ड्राइव दे सकते हैं, डायरेक्ट इंजन से ड्राइव दे सकते हैं। ठीक है, तो इंजन से हम क्या चलाते हैं, कंप्रेसर चलाते हैं, एसी कंप्रेसर। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ड्राइव मिलती है, ये हमारा आगे का पॉइंट है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जो हमको समझना है बेसिक इसके बारे में कि ये सब्जेक्ट जो है पूरा आपको अलग दिया हुआ है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बिकॉज अब आपको समझ में आया होगा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे ऑटोमोबाइल को सस्टेन रखने के लिए और उसको स्टेबल रखने के लिए और लॉन्ग जर्नी ट्रैवल कर पाए हम, जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमारे ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़रूरी बन गया। अब एक चीज़ है कि जिस तरीके से वो जो इंजन के साथ हमने ड्राइव दे दी, उसके बाद जितनी भी उसकी फेंस है, कूलिंग, जितने भी सपोर्टिंग मेंबर्स है, उसको एलिमेंट्स है, वो सभी हमको कहाँ लगाने, इंजन के साथ ही उसको कनेक्ट करने, उसके आसपास ही होंगे सब। और वहाँ पे जो कूलिंग कॉइल्स होगी वो इंजन की जो हीट है उससे क्या होगा, अपोजिट वर्क करेगी।
बिकॉज वहाँ पे उसको क्या प्रोसेस करनी है, कूलिंग वर्क करना है। तो कूलिंग वर्क कराने के लिए जिस तरीके से आप यहाँ पे देखो तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है, तो ये सिंपल डायग्राम में आप सभी कंपोनेंट्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एयर कंडीशन के जितने भी हमारे ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी कंपोनेंट्स फायरवॉल की आगे की तरफ यानी कि पूरा इंजन के आसपास और इंजन के साथ कनेक्टेड है। तो किस तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हो उसके सभी कंपोनेंट्स, कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर वो रेडिएटर नहीं है, रेडिएटर की आगे की तरफ आप देख सकते हो कंडेंसर लगा हुआ है, फिर एसी बेल्ट लगा हुआ है, एसी बेल्ट से किसको ड्राइव मिलेगी, कंप्रेसर को, फिर ये एसी की लाइन दी हुई है, हम नीचे से शुरू किया हमने कंडेंसर, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, एसी बेल्ट से हम कंप्रेसर को ड्राइव दे रहे हैं, एसी की लाइन है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट घूमता है, इवापरेटर, हीटर कोर, क्योंकि यहाँ इवापरेटर भी है और हीटर कोर भी है। हीटर कोर इसलिए क्योंकि जब ठंड की सेशन होती है, अब जिस तरीके से हम शिमला, कुल्लू, मनाली ऐसी जगह जाते हैं तो वो जो रास्ते होते हैं वहाँ पे तो 0 से भी नीचे का तापमान होता है, तो वहाँ हमको कोई कूलिंग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, जो पूरा पैसेंजर कंपार्टमेंट थोड़ा क्या कर दे, थोड़ा वार्मिंग कर दे, वार्मिंग यानी थोड़ा गर्म कर दे। तो वो गर्म करने के लिए यहाँ पे हीटर कोर भी दी हुई है और हीटर होज यानी उसमें से हीटिंग प्रोवाइड होता होगा, ठीक है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिर हॉट वाटर वाल्व, फिर एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है ये अभी हम सिंपल में आपको बता दें तो सिर्फ वो क्या करता है, जो अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो पूरी सिस्टम में होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब करता है और ड्राई एयर को आगे की तरफ बढ़ाता है। उसके बाद है वाटर पंप, ठीक है। तो यहाँ तक जो सिस्टम है, उसके बाद आप रेडिश कलर और ब्लू कलर, बिकॉज ब्लू कलर जो है वो कोल्ड सिस्टम के लिए, जबकि रेडिश कलर जो है वो हीटेड सिस्टम के लिए है। अब वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में हमको समझना है। जब भी सिस्टम हीटर के साथ कनेक्टेड होती है तो उसको कूलिंग सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होना पड़ता है। वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हमारा आगे का। अब यहाँ आप देख सकते हो जिस तरीके से कार का ये रूफ है, तो आप यहाँ पे कार के रूफ को देखो तो यहाँ पे 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो साइड कॉर्नर पिलर है, तो साइड कॉर्नर पिलर पे कितना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर का जो रूफ है वो कितना है 19 डिग्री, जबकि पीछे का सेगमेंट कितना है 21 डिग्री। यानी एक ही कार है लेकिन उसके डिफरेंट एंगल के ऊपर टेम्परेचर क्या बन रहा है, अलग बन रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर गिर रही होगी, क्रॉस सनलाइट, थोड़ी सी सनलाइट ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ 19 डिग्री है। लेकिन अब ये जो डिफरेंट टेम्परेचर आ रहा है कार की एक ही बॉडी पे, जिसकी वजह से क्या होगा, कार की जो बॉडी है उसके ऊपर वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी, या तो वो ब्रिटल या तो फिर टूटना शुरू हो जाएगी, या तो उसके जो मटेरियल साइंस के हिसाब से उसकी जो मेटलर्जी होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसकी ब्रोकन डाउन हो जाएगी। जिसकी वजह से हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कार का इनर कंपार्टमेंट तो टेम्परेचर राइज परफेक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आउटर बॉडी को भी हमको क्या करना है, परफेक्ट टेम्परेचर इसके हिसाब से कांस्टेंट रखना है। उसके बाद यहाँ पे कि हम एसी सिस्टम को पूरा समझ लेंगे जब, तो एसी सिस्टम को जब हम समझ लेंगे पूरा, उसके बाद हमको ये काम करना है कि एसी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब कस्टमर हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आएगा तो उसको एसी को किस तरीके से उसके अंदर का डायग्नोसिस करना है और उसका टेस्टिंग करना है। उसके लिए ऑटोमोटिव एसी टेस्टर किट कि जिसके अंदर हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है आप देख सकते हो कि जो अंदर से जो एयर आ रही है जो पैसेंजर कंपार्टमेंट में, तो अब वो जो पैसेंजर कंपार्टमेंट में एयर आ रही है वो, और यहाँ लास्ट में हम जो समझना चाहते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि जो मैकेनिक है, तो मैकेनिक को क्या क्या उसकी ड्यूटी है और किस तरीके से उसको कौन से फॉर्मेशन में वर्क करना है। बिकॉज यहाँ पे जो सिस्टम रहेगी वो पूरी क्या रहेगी,
तो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो उसके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंजन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। अब वो कौन से कंपोनेंट्स इंजन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, कौन से कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है और कौन से कंपोनेंट से पैसेंजर कंपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है, ये सब हमको नेक्स्ट लेक्चर में समझना है। तो और उसके बाद जैसे जैसे हम सिस्टमेटिक आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताऊंगा कि हमको किस तरीके से हर एक लेक्चर के बारे में स्टडी करना है और हर एक लेक्चर के अंदर हमको क्या क्या टॉपिक समझने हैं। थैंक यू।